हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये समाज कार्य पर आधारित है। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ तो ये DSSB का नोटिफिकेशन है। उसके बाद मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चनों पर बातचीत करने वाला हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि DSSB में सेक्शन 1 में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो 5 सेक्शंस दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है कॉम्प्रिहेंशन, और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। ये 20-20 मार्क्स के हैं टोटल। तो टोटल आप 20 × 5 करेंगे तो 100 मार्क्स हो जाएंगे ये। और टोटल है 300 का, तो 200 बचा आपका क्या, सोशल वर्क। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेक्शन नंबर सेकंड। सेक्शन सेकंड क्या कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन में कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क और MA सोशोलॉजी। अब देखिए, यहाँ क्रिमिनोलॉजी नहीं लिखा हुआ है, बात को बड़ा ध्यान सुनिएगा। क्रिमिनोलॉजी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सोशल वर्क और सोशोलॉजी दोनों में तो हालांकि अपराध है ही है। सोशल वर्क में भी एक टॉपिक है अपराध और सोशोलॉजी में भी एक टॉपिक अपराध है। और इन दोनों टॉपिक में अपराध जो है वो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है वो? बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क की अगर UGC नेट की क्लास लिया है आप लोगों ने, तो आपकी समझ लीजिए कि 100% गारंटी लेता हूं कि सोशल वर्क वाला टॉपिक पूरा बढ़िया से कवर है। अब आपको केवल कवर करना है सोशोलॉजी का। आप लोगों को कवर करना है सोशोलॉजी को। और सोशोलॉजी कैसे कवर करेंगे आज की क्लास में आपको पता चलेगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बस के लिए इंतजार करो, अंत तक इस वीडियो को देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ आपको हालांकि क्रिमिनोलॉजी आपको यहाँ पे अगर मैं क्वालिफिकेशन में बात करूँगा तो मास्टर डिग्री की बात किया भाई सोशल वर्क में, मास्टर डिग्री की बात किया सोशोलॉजी, और मास्टर डिग्री की बात किया क्रिमिनोलॉजी की। ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सभी के तीनों का इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ केवल सोशल वर्क और सोशोलॉजी है। बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बड़ा डीप में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है। और जिन बच्चों ने UGC नेट का सोशल वर्क का पढ़ा है मेरे से, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सोशोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो आप लोगों को मैं बता दूं कि चर्चा पर चर्चा अभी मैं क्वेश्चनों के माध्यम से करूंगा, और इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है सोशोलॉजी का। तो DSSB वाले बच्चों को आपको बता दूं कि सोशल वर्क की भी क्लासेस मिलेगी और सोशोलॉजी की भी क्लासेस मिलेगी। दोनों क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपका यहाँ पे पूरा बेस जो है पूरा मजबूत हो जाए और आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सको। देखो, मैं बता दूं कि आपको 100 नंबर जो है पार्ट A से है, 200 पार्ट B का है। तो आपका जो एग्जाम क्रैक करने वाला है ना, वो 200 वाला करने वाला है, ठीक है। 200 नंबर, क्योंकि देखो कॉमन पेपर है 100, सब लोग वही पढ़ के जाएंगे, सबकी तैयारी कॉमन तरीके से रहेगी, ठीक है। आप अच्छा करके आएंगे पार्ट A में। पार्ट 2 में वही बच्चे यहाँ पे क्रैक कर पाएंगे जिन बच्चों को पूरे डीप में नॉलेज होगी सोशल वर्क के बारे में और सोशोलॉजी के बारे में। आज मैं आपको 8:30 बजे जो मेरी क्लास होगी ना, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा क्वेश्चन जो पिछले विगत वर्षों में सोशल वेलफेयर से प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है। लेबर एंड सोशल वेलफेयर से जो भी प्रश्न बनाए गए हैं सोशल वर्क के, लगभग आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में आपको 25% में सोशोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी इन्वॉल्व है। सोशोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। और यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के आधार पे जो मैंने व्याख्या बता दिया वही टॉपिक कवर हो गई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन के साथ जो मैं व्याख्या करूंगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद एक थ्योरिकल क्लास चलेगी, वो अलग से चलेगी, उसकी PDF आपको मिलेगी, वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपको ग्रुप में, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दी जाएगी। और आप सबको बता दूं 2024 यानी नए साल में मेरे यानी मास्टर क्लासेस चैनल पर आप लोगों का एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, और आप सबकी क्लासेस एप्लीकेशन पर रहेगी, और आप सभी की PDF जो वहाँ पर डाली जाएगी। हालांकि जो बच्चे इन्वॉल्व है, वो इनरोल हैं, वो निश्चिंत रहे, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे मैं उन लोगों को इनरोल कर दूंगा, ठीक है। वो निश्चिंत रहे, उनको सारी कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको दोबारा फिर एप्लीकेशन पे पेड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा आप सबके लिए। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको निश्चिंत रहे वो, ठीक है। 2024 से जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे जनवरी से, उन बच्चों को वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। अभी जो इधर होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अभी क्लासेस आप सबकी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि 2024 के एग्जाम के लिए एमपीपीएससी सोशोलॉजी की क्लासेस जो है वो आपकी दोपहर 1 बजे से चलेगी। आज भी अभी दोपहर 1 बजे से चलेगी। अगर आप इस क्लास को परचेज करना चाहते हैं तो 1999 में परचेज कर सकते हैं। 15 दिसंबर से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है प्रारंभ। ये अभी हालांकि अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब ये क्लासेस पुनः स्टार्ट हो गई है। अगर हम बात करते हैं 18 दिसंबर से, 18 दिसंबर यूजीसी नेट जिनका एग्जाम जून में होने वाला है, हालांकि अभी इसका पेपर ही हुआ है। अभी मैंने मात्र फीस जो 4000 रुपये रखी है। इसका रिजल्ट के बाद जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी फीस में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये समझो एक प्रकार से आप लोगों को जब तक रिजल्ट नहीं तब तक का ये ऑफर है ना। तो 4000 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, सोशल वर्क यूजीसी नेट की क्लासेस है, ये शाम को 2 चलेगी 18 दिसंबर से। इसका हालांकि सिलेबस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लगभग पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। फिर भी मैं आप लोगों से ऐसे टॉपिकों पर बात करूंगा जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व रहेगा, अगर चेंज भी होगा तो। ठीक है, तो उन चीज़ों पर मैं बात करूंगा 18 दिसंबर से, है ना। तो ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो इसका रजिस्ट्रेशन तो प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो पेमेंट करके, या तो आप अधिक जानकारी इसके बारे में चाहते भी हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8506031308, है ना। अब देखिए DSSB की क्लासेस तो चली रही हैं, आप लोगों को पता है इसकी, है ना। तो इसके बारे में अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप नंबर पर तुरंत कॉल करिए। इस पर आप इसमें लगभग 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं। 7 से 8 क्लासेस इसका जो है हो चुकी हैं। क्वेश्चंस भी हो चुका है, साथ साथ में क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। बट ये याद रखिए, ये क्लासेस मेरी जितनी भी होती है ना वो प्राइवेट होती हैं, यूट्यूब पे प्राइवेट होती हैं। वो वहीं को तो केवल मिलेगी देखने को जो बच्चे ग्रुप में हैं जुड़े हुए, उनके पास इनका लिंक जाता है, ये सबको नहीं मिल पाती है। अब जैसे मैंने ये वीडियो पब्लिक किया है तो ये वीडियो सबको मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं क्लास जब टाइमिंग पर लेंगे 8:30 बजे तो वो क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको, है ना। ठीक है, ये क्लासेस तो प्रारंभ है, इसके बारे में तो आपको पता है अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो है सोशोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहले मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। यूजीसी नेट में अगर हम बात करते हैं तो सोशोलॉजी से भी प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 है आपका आता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो एमपीपीएससी का आपको तो पता ही है, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है सोशल वर्क के आधार पे, तो उनका तो क्वेश्चन तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि वो बेसिकली टोटली बेस्ड है। एमपीपीएससी जो है सोशोलॉजी के यूजीसी नेट वाले पे टोटली बेस्ड है। और अगर हम बात करते हैं DSSB का, तो DSSB दोनों का कॉम्बो है। दोनों को क्या हो गया, कॉम्बो। तो यानी सोशल वर्क के बारे में भी पता होना चाहिए आपको और सोशोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, और क्रिमिनोलॉजी तो इन दोनों के अंदर आता ही आता। आज 8:30 बजे जो क्लास चलने वाली है वो क्रिमिनोलॉजी पर ही आधारित होगी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। अब बात को बड़ा ध्यान समझिएगा, सामाजिक व्यवस्था को बदलने से या सामाजिक व्यवस्था को समझने से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है प्राथमिक रूप से सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के समझने की संबंधित है। अगर मैं बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा टालकाट पार्सन्स के बारे में। मैंने टालकाट पार्सन्स के बारे में सामूहिक सौदेबाजी के यानी समाज शास्त्र में सौदेबाजी के बारे में बताया था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया था, सामाजिक अगर हम बात करते हैं संरचना के बारे में भी आप लोगों से बात किया था। तो हालांकि पार्सन्स को अगर मैं आपको बात करूं तो पार्सन्स एक ऐसे विद्वान है जिन्हें जो है समाजशास्त्र का सिद्धांत वेद्यता कहा जाता है, या सिद्धांत वेद्यता या सिद्धांत के जनक कह सकते हो, इनको कहा जाता है। किसको, पार्सन्स को कहा जाता है। इन्होंने एक बात कही कि समाजशास्त्र जो है विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिका की एक व्यवस्था है। कहा जब व्यक्ति इन भूमिकाओं को निभाता है तब उसे मानक और मूल्यों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। बात तो सही है भाई, जाहिर सी बात है, अगर समाजशास्त्र में कोई विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिका की अगर व्याख्या करेगा तो वहां जाहिर सी बात है व्यक्ति इन भूमिका को निभाएगा तो अपने मानक और मूल्य के अनुसार ही कार्य करेगा। और कहता है कि एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया निरंतर होती है, और यही अंतःक्रिया निरंतर होने की प्रक्रिया में टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था कहा। उसी को बोला सामाजिक व्यवस्था। और सामाजिक व्यवस्था को अगर आपको समझना है तो अगर मैं बात करूं तो उसके लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। फिर से रिपीट करूंगा, समाजशास्त्र के जनक कौन, पार्सन। समाजशास्त्र में विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिका की व्यवस्था कौन करता है, टालकाट पार्सन्स। अब एक बात ध्यान रखिए कि व्यक्ति इन भूमिका को जब निभाएगा तो उसे मानक और मूल्य के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, सामाजिक व्यवस्था कहा जाएगा। तो जब मानक और मूल्य आता है तो समझने का प्रयास होता है, ना कि बदलने ना ही सुधरने की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे जाएगा जो वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है,
इससे आप देखो, मैं आप लोगों को प्रश्न के आधार पर टॉपिक क्लियर नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को प्रश्न पर व्याख्या दे रहा हूं। याद रखिएगा, इसकी टॉपिक मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए अवधारणा है और समाजशास्त्री है। जीवन दर्शन का दरिद्र कार्ल मार्क्स का है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात करते हर्बर्ट ब्लूमर का है। प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात करता हूं तो आर के मर्टन का। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं, प्रतिमानहीनता हीनता है, प्रतिमानहीनता जिसको एनोमी कहते हैं हम लोग, प्रतिमानहीनता को क्या बोलते हैं, एनोमी बोलते हैं। एनोमी की अवधारणा तो भाई दुर्खिम ने दिया है, ये बात सत्य है, लेकिन इसी एनोमी के आगे जाके व्याख्या करने वाला कोई, उसकी अवधारणा को अर्जित करने वाला तो आर के मर्टन था। हालांकि इसके टॉपिक जब मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा। तो एनोमी में दो विद्वान का नाम आता है, ठीक है, दुर्खिम का भी आता है, आर के मर्टन की भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। यथार्थता का एक सामाजिक निर्माण की बात करते हैं तो पीटर बर्जर और टी लकमैन का नाम आता है। अब बात को समझिए, अब इनकी पे एक व्याख्या करिए। मैं यहाँ पे टॉपिक बार बार बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी इसका टॉपिक मैं जब क्लास में करवाऊंगा तो वहां क्लियर करूंगा। देखिए, जीवन दर्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, कार्ल मार्क्स ने जीवन दर्शन का दरिद्र की अवधारणा दिया था। किसकी अवधारणा दिया था, दरिद्र की अवधारणा दिया था। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो इनकी अवधारणा में ये था, इन्होंने कहा था कि मूल विचार कहीं गायब हो गया और नए विचार समाज के लिए उपयोगी हो गए, तो उनकी कमी ही क्या कहलाती है, जीवन दर्शन का दरिद्र कहलाता है, दरिद्र कहलाता है। तो क्या याद रखना है आपको कि मूल विचार कहीं गायब हो गया और नए विचार समाज में उपयोगी हो गए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स का है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के बारे में, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की अवधारणा दी। इन्होंने व्यक्तियों के परस्पर अंतःक्रिया के बारे में बताया और इसमें से सामाजिक संरचना और सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य जो है प्रतीकों की भूमिका के आधार पर सामाजिक घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया। तो सामाजिक घटनाओं के बारे में, सामाजिक अंतःक्रिया के प्रतीकों के बारे में अगर किसी ने बात किया तो वो हर्बर्ट ब्लूमर होगा। आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकट और अप्रकट प्रकार, देखिए ये यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी पूछा गया और ये पेपर आप सोशोलॉजी का देख रहे हैं, इसमें भी सवाल आया हुआ है। तो क्या DSSB में नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल यही प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आर के मर्टन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाता है। तो आर के मर्टन ने प्रकट और अप्रकट के बारे में चर्चा तो किया। प्रकट के बारे में क्या बताया, प्रकट प्रकार क्या होता है, ध्यान से सुनिए, प्रकट प्रकार क्या होता है। प्रकट प्रकार क्या होता है, उसने कहा कि परिणाम जो है, इसके परिणाम सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल और समायोजित लाता है। प्रकट में अनुकूल और समायोजित लाता है प्रकट वाला, और उस व्यवस्था में सम्मिलित सदस्यों द्वारा मान्य इच्छित होते हैं। मान्य क्या होते हैं, वो इच्छित होते हैं, डिजायरेबल होते हैं। और वहीं अप्रकट क्या होता है, अप्रकट इन्होंने कहा कि प्रकार ना तो सदस्यों द्वारा मान्य होगा और ना ही अभिष्ट होगा, ना ही अभिज्ञात होगा। तो पेपर में ये भी सवाल बन जाता है कि ना तो सदस्यों के द्वारा मान्य है, ना ही अभिष्ट है, ना ही अभिज्ञात है। ये कथन किसका है, तब भी कहोगे आर के मार्टन का ही है। तो अगर ये सवाल, ये टॉपिक है किस चीज का, अप्रकट प्रकार का है, तो याद रखिएगा अप्रकट प्रकार है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा मार्टन। यथार्थता का सामाजिक निर्माण, देखिए पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पीटर बर्जर और टी लकमैन, इन्होंने यथार्थता का सामाजिक निर्माण की अवधारणा दिया था। एक किताब आई थी, उस किताब का नाम आप इधर लिखिए, नोट करिए, दी सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी है ना, ये है। और ये किताब आई सन 1967 में। कब आई थी, 1967। किसकी किताब है ये, तो याद रखिएगा पीटर बर्जर और टी लकमैन की किताब थी। और इसी किताब में इन्होंने यथार्थता का सामाजिक निर्माण के बारे में बताया, ठीक है। अब देखिए, बर्जर और लकमैन ने सामाजिक निर्माण शब्द का जो है ये सामाजिक विज्ञान में दिया। कहाँ दिया था ये शब्द, ये सामाजिक विज्ञान, सोशल वर्क में नहीं है ये शब्द, ये सामाजिक विज्ञान में है, ठीक है, याद रखिएगा। और उनकी केंद्रीय अवधारणा ये थी कि सामाजिक व्यवस्था में बातचीत करने वाले लोग और समूह समय के साथ एक दूसरे के कार्यों की अवधारणा और मानसिक प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। तो इस शब्द में इन्होंने जिक्र किया। तो इन्होंने जब सामाजिक विज्ञान में पेश किया तो उसका एक बेसिकली सेंट्रल कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि सामाजिक व्यवस्था में बातचीत करने वाले जो लोग हैं और जो समूह हैं, समय के साथ और एक दूसरे के कार्यों की अवधारणा या मानसिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को संचालित करते हैं, और वही प्रक्रिया कहलाती है यथार्थता का सामाजिक निर्माण। और यहाँ अगर हम बात करेंगे ऑप्शन में, तो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता है
हालांकि समुदाय गांव जो है, अगर हम बात करें गांव को समुदाय के उदाहरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि क्योंकि गांव में समुदाय के सभी गुण जो है उपस्थित है। अच्छा, कौन कौन से गुण होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। एक तो है हम की भावना, ठीक है। एक है निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र आप कह सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो दायित्व की भावना। तीसरा आप कह सकते हो निर्भरता की भावना, समान संस्कृति कह सकते हो, और घनिष्ठ संबंध बोल सकते हो, जीवन की संपूर्णता बोल सकते हो, आदि ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो गांव में उपस्थित है। तो समुदाय का उदाहरण क्या है, तो समुदाय का उदाहरण गांव है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए, MPPSC सोशोलॉजी के लिए और सोशल वर्क के लिए भी, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी का। अभी देखो मैं केवल क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपके थ्योरिकल की जब क्लास लूंगा तब करूंगा। और आपकी क्लास आज चलेगी, एक क्लास 8:30 बजे शाम को है, DSSB की है, और एक क्लास आपकी जो है दोपहर 1 बजे है। ठीक है, तो देरी ना करें आप लोग। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर डे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और अगर आप MPPSC क्लास ले रहे हैं तो इसकी भी क्लासेस आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस चलना स्टार्ट हो चुकी है। डेली क्लासेस लेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है ना, क्योंकि 200 नंबर का क्वेश्चन आपको कवर करना है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि दुर्खिम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया। अब देखिए, दुर्खिम ने बेसिकली नैतिक और सदाचारी के रूप में समुदाय को परिभाषित किया था। बताइए कैसे, ध्यान से सुनिएगा। दुर्खिम ने जब समाज को नैतिक और सदाचारी समुदाय के रूप में परिभाषित किया तो वहां पे समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्होंने ये बताया, कहा कि एक दूसरे से मदद करते हैं, मुश्किल समय में साथ रहते हैं और सामाजिक अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। यही कारण था कि दुर्खिम ने समाज को किस रूप में दर्शाया, नैतिक और सदाचारी समुदाय के रूप में दर्शाया, और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो गया। मैंने बताया भी है, एनोमी एक ऐसा शब्द है, दुर्खिम का अवधारणा के रूप में आया। RK मर्टन ने उस पर विकास किया है, डेवलप किया है। इसके सिद्धांत के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ऑनलाइन क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा गया कि वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। बात करेक्ट है, अभी मैं व्याख्या करूंगा इस प्रश्न पर भी। कारण कहता है कि शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अच्छा जी, अब समझिए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, व्याख्या भी है। बात को समझिए, व्याख्या कैसे। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाजवादी समाज की स्थापना तभी की जा सकती है जब उत्पादनों के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो, और उन्होंने ये भी बताया कि शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अब कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं कुछ है, मैं आपको यहाँ पे नोट भी करूंगा जो रिलेट करती है आपका कारण को। जैसे अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक, एक शब्द, बात करता हूं भौतिकवाद, बात करता हूं साम्यवादी, दासतत्व बोल सकते हो आप, और पूंजीवाद भी बोल सकते हो आप। इनकी कल्पना किया था। क्या किया था? इनकी कल्पना, ठीक है, इनकी कल्पना। और इसने एक बात भी बताया कि समाजवादी समाज में शोषित और शोषक वर्ग का अभाव होता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर मैं बात करूं कि वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन साधनों का समुदाय पर स्वामित्व होगा, और शासक वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण का स्वामित्व में अपनी शक्ति प्रदान करेगा। और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन के साधन पर समुदाय का स्वामित्व हो, और उन्होंने ये भी बताया कि शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण और स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए इसकी व्याख्या करेक्ट होगी। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक कृत्य का मतलब होता है सोशल टास्क का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुस्सेबाजी करना। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर मैक्स वेबर ने कहा कि 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुस्सेबाजी करना सामाजिक कृत्य का दृष्टांत दर्शाता है। दैट इज राइट। मैक्स वेबर ने कहा कि मानव प्राणियों का सभी तरह का सामाजिक संपर्क या सभी तरह का संपर्क समाज में नहीं हो पाता है, और ये बात करेक्ट है। और यह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जा सकता है जहां तक कर्ता का व्यवहार दूसरे के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित हो। बात करेक्ट है। अगर मैं आपके व्यवहार को समझ पा रहा हूं तो फिर तो सही चल रहा है, और नहीं समझ पाया तो फिर तो दिक्कत है। फिर कहता है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को इसी कॉन्सेप्ट में समझाने का तात्पर्य दिया कि अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न किया, और अर्थपूर्ण बोध जो सामाजिक क्रिया में दर्शाया गया है
वो दर्शाया गया है मैक्स वेबर द्वारा। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को जो दृष्टांत बताया है वो ऑप्शन सी को बताया, और ऑप्शन सी यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, बात करते हैं मार्क्सवादी शब्दावली के उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो वो बेसिकली उपकरण नहीं है, उपकरण को पद्धति कहा जाता है, उपकरण को ही क्या बोला जाता है, पद्धति। अच्छा, हालांकि पद्धतियों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम तो उत्पादन के उपकरण में, तो मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का ही कंपोनेंट है ही नहीं, साधन है, शक्तियां हैं, संबंध है। कारण ये है भाई क्योंकि इसी के माध्यम से बृहद उत्पादन संभव हो पाएगा, या आप ये कह लीजिए कि अत्यधिक मुनाफा होगा, और जिससे उसका अधिसंरचना पर एकाधिकार होगा। मार्क्स ने कहा कि व्यक्ति की जगह वस्तु का समाजीकरण पर अधिक बल देता है। किस व्यक्ति ने ये बात बोला है कि व्यक्ति की जगह वस्तु के समाजीकरण पर अधिक बल, मतलब व्यक्ति नहीं वस्तु इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। और फिर इन्होंने अपनी थ्योरी में कॉन्सेप्ट बताते हुए कहा कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण अधिक आवश्यक है, ना कि वस्तु इंपॉर्टेंट है। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में जब बात आए समाजीकरण पर अधिक बल देने को लेकर, तो उस शब्द में आपको सोचना होगा व्यक्ति की जगह पर वस्तु रखा गया है, और जब बात आएगा आपके उत्पादन के साधन का समाजीकरण पर अधिक आवश्यकता पर बल देने का, तब वहां पर वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो उस प्रक्रिया में भी कार्ल मार्क्स का नाम आ जाएगा। तो वहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा उत्पादन के उपकरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी प्रारूप यानी मॉडल का उपयोग आंद्रे बेतई ने किया था। किसने किया था? आंद्रे बेतई ने। इन्होंने जाति व्यवस्था का प्रकार्यवादी स्वरूप के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? नोट कर लिया करो कॉपी पर, जाति व्यवस्था के प्रकार्यवादी स्वरूप के बारे में बताया आंद्रे बेतई ने। आंद्रे बेतई की एक किताब आई, उस किताब का नाम था कास्ट क्लास पावर। ठीक है, इन्होंने वेबर ने मॉडल की व्याख्या किया और कहा कि जाति की परिस्थिति समूह बताया। जाति की परिस्थिति समूह बताने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। जाति परिस्थिति समूह बताने वाले व्यक्ति का नाम बताइएगा, तो आंद्रे बेतई का नाम बताइएगा। इन्होंने सबसे पहले, अगर बात करें, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले तो दुर्खिम का किया था। दुर्खिम का इन्होंने तुलनात्मक विधि किया था। दूसरे में आप देखिए, जाति व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण में वेबरवादी का ये दूसरे नंबर का उपयोग किया है आंद्रे बेतई ने। तो पहले नंबर पर दुर्खिम है, दूसरे नंबर बाद में मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई विधि का अध्ययन। ठीक है, बाद वाली प्रक्रिया थी, और याद रखिएगा इस चीज को भी। तो वेबर के मॉडल की व्याख्या जाति की परिस्थिति समूह से बताया, और इन्होंने पहले दुर्खिम की तुलनात्मक विधि और उसके बाद मैक्स वेबर द्वारा दी गई विधि का अध्ययन किया है आंद्रे बेतई ने। और सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये DSSB को अगर आपको तैयार करना है, या MPPSC अगर तैयार करनी है आपको ना, तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। हर प्रश्न की व्याख्या सुननी पड़ेगी आप लोगों को। और ये आप ये ना करें कि आप सोचिए कि मैं यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। मैं टॉपिक वगैरह कवर नहीं कर रहा हूँ आपको। टॉपिक आपकी थ्योरेटिकल क्लास में होगी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मर्टन ने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है, अपक्रिया रखती है। अच्छा, कैसे, समझिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे कहा गया कि मर्टन अपक्रिया की अवधारणा परिवर्तन होने के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है। दैट इज राइट, करेक्ट। कहता है कि प्रकार्यवाद जो है पूर्वापेक्षा और वस्तुनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता प्रादुर्भाव की चर्चा मर्टन अपने अध्ययनों में करते हैं। अच्छा जी, करेक्ट है। परंतु सैद्धांतिक रूप से विश्लेषण की रूपावली भी प्रस्तुत करते हैं, जो कि अपक्रिया का सामर्थ्य करती है। जाहिर सी बात है, जब हम उस चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, रूपावली के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक फ्रेमवर्क के रूप में, तो वो अपक्रिया के रूप में प्रदर्शित होती है। तो मर्टन ने यह कहा कि परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की जो सामर्थ्य रखती है, वो अपक्रिया रखती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब यहाँ पर आपका माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, देखो, संस्कृति का मतलब क्या है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन या सामाजिक संरचना का परिवर्तन। तो बेसिकली का परिवर्तन होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें संस्कृतिकरण का जो मतलब होता है, वो जाति की संरचना का परिवर्तन है, जाति का संरचना का परिवर्तन है ना। तो संस्कृतिकरण भारत में देखा जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत जाति व्यवस्था में निम्न जाति ऊंचा उठने का प्रयास करती है। ऐसा करने के लिए
वे उच्च और प्रभावी जाति के रीति रिवाज प्रचलनों को अपनाती है। संस्कृति वह है जो हमारे आसपास के वातावरण में शामिल है, जिसके कारण मनुष्य समाज में रहने लायक बनता है। वह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। और जाति संरचना का जो सवाल है परिवर्तन में, तो वो संस्कृतिकरण है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वो बी ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ मैं आप लोगों से केवल प्रश्नों पर जिक्र कर रहा हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकर्मियों और विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों को अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या संस्थापित करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। इसका सही जवाब होगा भूमिका का पुंज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये कैसे करेक्ट होगा, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक अध्यापक को अपना कर्तव्य पूरा करने में अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों और अपने अभिरक्षकों की उपेक्षा या अपेक्षा का जवाब भी देना पड़ता है, ये बात आप जानते हैं। अब आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं या आप एक अध्यापक हैं, जिस रूप में अगर आप हैं, उस रूप में अगर मैं आपसे बात करूं तो जवाब आपको देना पड़ेगा, चाहे वो सहकर्मी हो, चाहे वो विद्यार्थी, चाहे वो अभिरक्षक हो, आपको जवाब देना पड़ेगा अपने। अध्यापकों के लिए ये सभी लोग भूमिका पुंज को संस्थापित करते हैं। ये जो मैंने नाम बताया, सहकर्मी, विद्यार्थी और अभिरक्षक, ये क्या काम करते हैं? भूमिका पुंज का काम करते हैं। अब भूमिका पुंज जो होती है ना, एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं का समूह होता है, उसी को बोलते हैं भूमिका पुंज। फिर से रिपीट करूंगा, भूमिका पुंज एक विशेष सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं का समूह होता है, उसी को बोला जाता है भूमिका पुंज। याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर का सवाल हमारे सामने। 4 ऑप्शन आपके सामने, विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, जेब कतरा। सही जवाब अगर मैं बात करूं तो जेब कतरा है। तो इसमें देखिए, संस्था तो विवाह भी है, शिक्षा भी है, पुलिस व्यवस्था, लेकिन जेब कतरा कौन सी संस्था होती है? भाई कोई संस्था नहीं होती। जेब कतरा एक संस्था है ही नहीं। संस्थाएं व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाली नियमचारों और कार्यविधियों का एक अस्थायी स्वीकृति प्रतिमान होता है। जैसा कि विवाह भी है, शिक्षा भी है और पुलिस व्यवस्था, ये काम करती हैं। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति जिन मान्य विधियों और कार्य प्रणालियों द्वारा पूर्ण होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? संस्था कहते हैं। मानव आवश्यकता की पूर्ति जिन मान्य विधियों और कार्य प्रणालियों के द्वारा पूर्ण होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संस्था बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? देखिए, ये सवाल यूजीसी नेट सोशल वर्क का है। अच्छा, आप लोग ऐसा भी ना सोचिए कि यूजीसी नेट सोशल वर्क का क्वेश्चन क्यों DSSB में पूछा जाएगा, आप ऐसा भी ना सोचिएगा। बता दूं आपको, DSSB में अगर प्रश्न बनाए जाएंगे तो सोशल वर्क से बनाए जाएंगे, है ना? किससे बनाए जाएंगे? सोशल वर्क से बनाए। और सोशल वर्क का देखो, समाज कार्य की जो परिभाषा है, जो समाज शास्त्र की परिभाषा है, जो अपराध शास्त्र की परिभाषा है, वह परिभाषा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। DSSB ने कोई अलग से परिभाषा नहीं दे दी है कि ये परिभाषा उसकी ये रहेगी। DSSB की परिभाषा के अकॉर्डिंग समाज शास्त्र ये कहा जाएगा, सोशल वर्क ये कहा जाएगा, अपराध शास्त्र ये कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सोशल वर्क जो है वो है, जो बनाया गया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, जो सोशोलॉजी के हैं, जो अपराध शास्त्र के वो हैं, वही आपके सवाल बनाए जाएंगे। इस चीज़ को समझिएगा, है ना? तो यहाँ से सवाल आप लोगों की जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 110% बता रहा हूँ मैं आपको। और टोटली आपको बता दूँ एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, जितनी बार मैंने बोलता हूँ उतनी बार आप लोगों ने पेपर में देखा भी होगा। अभी हाल ही में यूजीसी के बच्चों ने अभी जो फीडबैक दिया है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर क्लास में जाकर, यूट्यूब आप प्लेलिस्ट में जाइए या आप जाके वहाँ पर मेरे चैनल पर विजिट करिए, आपको मिल जाएगा बच्चों के द्वारा फीडबैक क्या क्या रहा है। तो मैं वहाँ पर बताया था कि 80% अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन DSSB में मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 80% बेस्ड होगा फैक्ट, टोटल फैक्ट। अब देखिए, फैक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए टोटल 80% फैक्ट होगा और 20% अप्लाइड क्वेश्चन होंगे। ये बात ध्यान रखिए DSSB में, और ऐसा आप देखोगे, ऐसा आप देखोगे। ठीक है, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण माना जाता है? 13 नंबर का सवाल। और 13 में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध गोत्र जो है बहिर्विवाह यानी विजातीय विवाह का उदाहरण माना जाता है। और ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर बी करेक्ट है। कारण क्या है भाई? क्योंकि हिंदुओं में ना पिता की ओर से 7 गोत्र और माँ की ओर से 5 गोत्रों से विवाह निषेध होता है।
फिर से सुनिए, हिंदुओं में पिता की ओर से 7 गोत्र और माँ की ओर से 5 गोत्रों से विवाह निषेध होता है, और इनमें गोत्र के बाहर के विवाह को अधिमान्य विवाह माना जाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट होगा ना, वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इतने डीप में आपको पढ़ाया जाएगा, DSSB में, सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, ये सारी चीज़ों में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सा है होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको बता दूं, प्रासरण वह प्रक्रिया मानी जाती है, प्रासरण वह प्रक्रिया मानी जाती है जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह में दूसरे समूह में फैलता है ना। और प्रासरण का फैलाव, किसका फैलाव? प्रासरण का फैलाव। प्रासरण का फैलाव तेजी से होता है, और प्रासरण में मानवीय गतिविधियां मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती हैं, और इसमें संवाद और लेखन में किसी भी माध्यम से प्रासरण संभव होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रक्रिया है या वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है, वह कहलाता है प्रासरण। फैलाव, प्रासरण का मतलब होता है वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है फैलाव, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है LIC ठीक है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? देखिए, ये प्रश्न आपसे DSSB में पूछा जा सकता है, दिल्ली स्थित कार्यालय में इसने प्रश्न बनाया क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ध्यान रखिएगा, LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। किसका माना जाता है? क्षैतिज गतिशीलता का। क्षैतिज यानी समरेखी गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गमन की प्रक्रिया होती है। अब जैसे एक समूह से दूसरे समूह की प्रक्रिया को, एक समूह से दूसरे समूह की प्रतिक्रिया को ही क्या कहलाता है? क्षैतिज कहलाता है। और करेक्ट जवाब यहाँ पर माना जाएगा क्षैतिज गतिशीलता, और ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन पहला ही करेक्ट माना जाएगा। एक क्वेश्चन 16 नंबर का देखिए, कह रहा है कि जब भारतीय दमित अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वो अपने विवाह के बाद अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, और यह किसका मानना है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन है। अब देखिए, आपको बता दूं, ये बेसिकली प्रत्याशित समाजीकरण है। अब ये कैसे है समझिए। भारतीय दंपति जो है अपनी पुत्री को तैयार करता है ना, ताकि वो अपने विवाह के बाद अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, या प्रत्याशित समाजीकरण का एक संबंधित मामला माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आने वाली भूमिका की पहले से तैयारी या पूर्वाभास करने लगता है, या पहले से या पूर्व में तैयारी की इन प्रक्रियाओं को प्रत्याशित समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। जैसे पहले से कोई चीज़ें रिलेट कर लिया जाए। पश्चात मतलब क्या था? पहले ही था। तो जब भी पश्चात आता है तो आरकेएम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह अवधारणा प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है, तो आप चाहो तो नोट कर लीजिए, RK मर्टन ने दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी आप लोगों की क्लासेस आज की जो है एक 1 PM है, एक क्लास 8:30 PM है। 8:30 वाली तो DSSB पर है, 1 PM वाली UG जो है MPPSC की क्लासेस है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं सभी क्वेश्चनों पर बात करूंगा। और यहाँ पे देखिए आपके लगभग 125 क्वेश्चन है, इसमें 125 क्वेश्चन हैं ये। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके टॉपिक भी कवर करता रहूँगा। अभी देखिए वहाँ पर मैंने लगभग 8 वीडियोस मैंने बना रखा है DSSB पे। ठीक है, और भी वीडियोस मैं आप लोगों को बना कर डालता रहूँगा, आप लोग देखते हैं। बस ग्रुप में जितनी भी वीडियोस आ रही है उन सभी वीडियो को आप लोगों को देखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए, या आप DSSB में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरे से ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या MPPSC में आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या UGC नेट में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा नंबर नोट करिए 8506031308 पर आप कॉल कर लीजिए, और या व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।